हेलो एवरीवन, आई एम सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी रिवीजन के बारे में कि लास्ट मंथ में तो हम रिवीजन ही करेंगे ना, मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन ही करके जाएंगे हम। जो टेस्ट देंगे उसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है, लास्ट मंथ्स में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये रिवीजन मतलब क्या होता है, ये करूँ कैसे, कहाँ से करूँ। मेरे तो 400 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 600 मार्क्स चाहिए, कैसे भी हो जाए मेरे आ जाएंगे क्या मार्क्स। मेरा आंसर सीधा सा है, ठीक है। रिवीजन के तरीके क्या होते हैं, कैसे करते हैं, मैं सब बताती हूँ, स्टार्टिंग से बताती हूँ। बहुत ईजी है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने, कैसे फॉर्मूला शीट बनानी है, सब बताती हूँ मैं, सब। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स की बात आ जाती है। फिजिक्स में बहुत लोग होते हैं कि मैं क्या फिजिक्स एनसीईआरटी स्किप कर दूँ, मैं क्या करूँ। देखो, फिजिक्स की लाइन टू लाइन बाय क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार। अगर है ना, तुम अगर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। अगर तुम मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, या फिर तुम है ना जो वीडियोस वन शॉट देख रहे हो, ये सारी बहुत ज़्यादा इनफ होती है मेरे हिसाब से। बस आपको ग्राफ देखना है फिजिक्स की बुक में, जो साइड में ग्राफ बने हुए होते हैं। समरी रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिजिक्स की बात एक और आती है कि जो फिजिक्स के अंदर जो नीचे जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये होता है कि अब मैं इतने सारे क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व ही नहीं होते, बहुत टाइम लग जाता है। मेरा पूरा एक चैप्टर करने में 4 घंटे निकल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चैप्टर करने में अगर आपके 4 घंटे भी निकल रहे हैं, पर उस चैप्टर के अंदर आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए 4 घंटे के अंदर ही। जब आप चैप्टर करो, सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे पीवाईक्यूज कर लिए, वन शॉट देख ली, तो 4 घंटे आपको बहुत बेनिफिट करेंगे वो। यूँ मत सोचना कि 4 घंटे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मेरा क्लास मैं लेती हूँ तो मेरा 6 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाता है। वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, 6 घंटे का वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अपनी चीज़ यूज़ करो। अगर आपको वहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप वन शॉट देख रहे हो, तो आपको टाइम यूज़ आ रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है वो। अगर आप 6 घंटे भी कोचिंग जा रहे हो, तो वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, याद करो और उसके नोट्स बनाओ, नोट्स आके रिवाइज करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो 6 घंटे वेस्ट नहीं हुए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो जाती है। अब फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसके क्या होता है कि एग्जाम्पल्स के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसका सीधा सा आंसर क्या है, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का खुद का फॉर्मूला जो मतलब मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है अपन ने या नोट से फॉर्मूलेस पढ़े हुए ना, वो फॉर्मूले लगा के सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होता है तो एक बार गूगल सर्च करो, या फिर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है अपने पास, वहाँ पे सर्च करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं रिवीजन के अंदर, वो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अपन जो सॉल्व क्वेश्चन करते हैं या सॉल्व पीवाईक्यूज करते हैं, ठीक है, उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। माना कि एक पेज है जिसके अंदर 5 सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो सॉल्व क्वेश्चन भी है, उसके अंदर आंसर भी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो अपन क्या करते हैं कि हाँ, ये फॉर्मूला तो मेरे को आता है, मैं अगला करता हूँ। हाँ, इसका नेक्स्ट वाले का भी फॉर्मूला मेरे को आता है, मैं खुद वैल्यू पुट करके बाद में कर दूंगा। इसका फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट करके बाद में कर दूंगा। ये जो चीज़ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ होती है। अगर आप अभी भी ऐसे कर रहे हो ना, आपका रिवाइज होना तो मतलब वो धोखा है खुद को, ऐसे समझ लेना। तो तुम्हें क्या करना है आज से कि जो भी क्वेश्चन देखा है उसे एक बार खुद से सॉल्व करो। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला पढ़ो और फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर लाओ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, रिविजन कैसे होगा फिजिक्स का, एक तो होता है शॉर्ट नोट बनाना, फॉर्मूला शीट बनाना। ये कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, तो देखो बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ तो अवेलेबल है ही, पर खुद से बनाना इज लाइक मस्ट इंपॉर्टेंट। खुद से बनाओ एक बार। क्या कैसे बनाऊँ, मैं क्या बनूँ, अपने पास नोट्स पड़े हुए होंगे, कहीं से ना कहीं से आपके पास नोट्स पड़े होंगे, उसके अंदर से जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सीक्वेंस वाइज लिखना चालू कर दो कि इसका ये फॉर्मूला है और कब आएगा फॉर्मूला यूज, वो भी लिखना चालू कर दो। ठीक है, और फिर होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, तो ये हो जाती है तुम्हारा रिवीजन। रिवीजन कैसे होता है, ऐसा नहीं कि हर पेज पर लट रहे हैं, चैप्टर का वन शॉट वापस देख रहे हैं, वो रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन होता है फॉर्मूला शीट देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज़ तो हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आते हैं अपन केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में भी ये सेम, देखो ऐसी चीज़ होती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में अपन को एनसीईआरटी भी पढ़े नहीं पढ़े या फिर अपन क्या करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत है ना कैलकुलेशन होता है, तो उसमें भी फॉर्मूला शीट बनाओ। उसके अंदर जो फॉर्मूलेज होते हैं वो एक शीट पे लिखो, या नोट्स है तो वो लिखो, और उसकी सारी वैल्यूज जो होती है वो सारी वैल्यूज याद करो। देखो रिड्यूस सिलेबस तो हो गया अपने पास, बहुत सारा रिड्यूस सिलेबस है, उसको हट गया है, तो उस पर फोकस मत करो। अभी जो सिलेबस आ रहा है ना, उस पर फोकस करो कि ये क्वेश्चन जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पीवाईक्यूज करना चालू कर दो। पीवाईक्यूज मैं इतनी बार कह चुकी हूँ कि नीट में 80 to 85% पीवाईक्यूज आते हैं। क्यों, नीट में ज़्यादातर पीवाईक्यूज आते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट उठ के आ जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर आपने पीवाईक्यूज करे हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है तो करो। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैं कितने साल के पीवाईक्यूज करूँ। देखो 11 ईयर्स के करो या फिर 2 ईयर्स के, ठीक है, 2 साल के करो या 11 साल के, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जब 2 साल के करोगे तब आपको पता चल जाएंगे इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे, रिपीट
रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? पर 11 साल करने का ये होता है कि आप खुद को टेस्ट करो कि मैं अगली बार एग्ज़ाम दूँगा तो कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? एक टेक्नीक होती है हर चीज़ की। अब मैं पढ़ता कैसे हूँ? पढ़ने का तरीका क्या होता है? अब मैं 18 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं पढ़ूँ कैसे? मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा जो सिलेबस है वो जाया जा रहा है, मैं पूरा टाइम वेस्ट होता जा रहा है, ठीक है? तो देखो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, टाइम मैनेज करने की। टाइम मैनेज करने की सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप है ना सुबह उठ के पहले तो आप एक रात पहले गोल फिक्स रखो कि मेरे को आज के दिन ये चैप्टर करने हैं। फिक्स होना चाहिए कि आज मैं 4 चैप्टर कर रहा हूँ तो ये 4 चैप्टर मेरे को करने हैं। सुबह उठ के सोचना नहीं है कि ये करूँ, नहीं करूँ, ठीक है? ये फिक्स होना चाहिए 1 दिन पहले ही। फिर सुबह उठते ही तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला शीट है तो फॉर्मूला शीट रिवाइज़ करो, नहीं है तो बनाओ, ठीक है? अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। बिल्कुल डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे तो 400 मार्क्स से आ रहे हैं, मेरे को 600 मार्क्स चाहिए। वो आएँगे कैसे? प्रैक्टिस से आएँगे, ठीक है? प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर चीज़ में। अपना टाइम भी वैसे ही मैनेज होगा। तो अपन सुबह उठे, 3 घंटा कंटिन्यू पढ़ने बैठ जाओ, फिर आधा घंटे का ब्रेक लो जिसमें आपको जो भी करना है, खाना-पीना है, नाश्ता करना है, सब करके बैठ जाओ वापस। 3 घंटे वापस बैठ जाओ और कंटिन्यू लगे रहो। आप भले 3 घंटे में एक वीडियो देख के 1 शॉट कंप्लीट करो, एक चैप्टर कंप्लीट करो या उसके शॉर्ट्स लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, सब कुछ करो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए आपके वो 3 घंटे कि आपका पूरा यूटिलाइज़ हो जाए वो 3 घंटे। फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, भले उसमें रिविज़न करो, आप जो करना है आपने पढ़ा है वापस पढ़ो या फिर आपको एक बार टहल के आना है, टहल के आओ। तो ऐसे ही दिन को डिवाइड करोगे ना, आपके 3 घंटे, आधा घंटा ब्रेक, 3 घंटे, आधे घंटे का ब्रेक, 3 घंटे स्टडी, आधे घंटे का ब्रेक, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है? अपन ने फिज़िकल केमिस्ट्री की बात कर ली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है बायोलॉजी के। तो अपन रटे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करें, तो एक ऐप बताती हूँ मैं, मेमोनीट ऐप नाम का एक ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। उसके अंदर से आपको प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको है ना बहुत सारे डीप में क्वेश्चन मिल जाएँगे, डीप में आंसर्स मिल जाएँगे। ये सारी जो चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और नए सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने वाले भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं क्या करूँ जो सिलेबस से हट गया वो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर से सारी नई चीज़ें रिपीट हो रही है और पता है बहुत तरीके में, बहुत फन वे में आपको बताते हैं। आप पॉडकास्ट के थ्रू बता सकते हैं, वो आपको आपको वो मीम्स के थ्रू बता सकते हैं, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें होती है। उसमें आपको इतने सारे क्वेश्चंस डीप में लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। एकदम डीप से जो अपन क्वेश्चन नहीं बोलते कि मेरा ये तो सोचा नहीं था मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे क्वेश्चन भी बनने में मिलेंगे आपको कि हाँ, ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती है ना उस ऐप में आपको पता चल जाएगी कि हाँ, ये क्वेश्चन्स भी है, ये क्वेश्चन लगाने चाहिए मुझे, मैं कौन-सी लेवल पे हूँ, एनालाइज़ करना सब कुछ आपको पता चलेगा उस ऐप पे, ठीक है? उसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी और मेरा कोड है अदिति 300, वो अगर यूज़ करोगे ना तो तुम्हें 300 रुपीज़ ऑफ भी मिलेगा उस ऐप पे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है अगर अपन को कुछ मिल नहीं रहा है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, इतनी सारी चीज़ें हैं, सिलेबस कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से लूँ, तो ये ऐप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है? अब मैं बताती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, मतलब बायोलॉजी से एकदम रिलेटेड है। क्यों बायोलॉजी भी हमें रटनी पड़ती है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट से अपन को समझना पड़ता है, पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? बहुत बच्चे बोलते हैं बाहर का पढ़ो, बाहर का तब पढ़ते हैं जब स्टार्ट कर रहे होते हैं 11th एकदम, तब टाइम होता है बहुत ज़्यादा। अभी अपने पास फिक्स टाइम है, जो अपन को आएगा एग्जाम में वही पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या चीज़ हो जाती है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ते ही पीवाईक्यूज़ लगाओ, वन शॉट देखो और फिर है ना अपने जो सारे क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, 50 टू 70 क्वेश्चंस लगाओ। जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपका रिवीजन बाद में अच्छा होगा। मतलब इतना प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा समझो कि बायोलॉजी और ये जो एनसीईआरटी की चीज़ें होती है ना, उसमें आप 70% थ्योरी पढ़ रहे हो, पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको याद है या नहीं याद है? आपको पता कैसे चलेगा वो चीज़ें आती नहीं आती? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप सोचोगे कि हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था क्या? तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई आपको? अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे को चैप्टर आता नहीं आता? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, मैंने लगा लिया, वापस रिवाइज़ भी कर लिया, पर मेरे को संतुष्टि नहीं आ रही। संतुष्टि कैसे लाऊँ? तो ठीक है, अपन नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, सब पढ़ लिया, सब कर लिया। अब एक बार है ना, एक चैप्टर आपने कोई भी पढ़ा, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, वो चैप्टर को एक बार बंद करो और फर्स्ट टॉपिक देखो। अपने दिमाग में सोचो कि फर्स्ट टॉपिक ये था, उसका फॉर्मूला ये था, सेकंड टॉपिक ये था, उसका फॉर्मूला ये था। जब आपके पास वो पूरी फॉर्मूला शीट जो आपने पढ़ी है, वो पूरी रटी हुई दिमाग में होगी, आपके पास जब आपको सीक्वेंस पता होगी हर टॉपिक की, तब आपका वो चैप्टर रट गया होगा, ठीक है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मॉक टेस्ट की बात चल रही है कि मॉक टेस्ट कब दें, कितने दें, कैसे दें, कहाँ दें, ठीक है? बहुत सारे, मेरे तो टेस्ट से पहले सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं? देखो 100% सिलेबस तो कभी किसी का कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आप ये लेके चलो कि आपके अगर मान लो एक सब्जेक्ट में आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, मान लो कि केमिस्ट्री में 6 चैप्टर आ रहे हैं, पर उसमें से 4 चैप्टर तो ऐसे होने चाहिए जो आपको रटे हुए हैं, या फिर आप रिवाइज़ कैसे करोगे? बाकी जो चैप्टर पढ़ गए ना, बच गए ना, जैसे 4 में से आपके मान लो कि 2 या 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है? तो आप 2 चैप्टर्स को जो बच गए ना, उसका आप शॉर्ट नोट्स देख लो, फॉर्मूला देख लो, वन शॉट वीडियो देख के जाओ, या फिर आपने जो नोट्स बनाए वो एक बार देख के चले जाओ बस। ऐसा नहीं है कि मेरे से टाइम नहीं है, मेरे से रटा नहीं जा रहा है, एक बार उसे देख लो, गो थ्रू कर लो और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस रटे हुए होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आप अगर एक चैप्टर कर रहे हो ना, तो वो चैप्टर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपको अगली बार भी ऐसा सोचना नहीं पड़े कि मेरे को उसमें से शायद ये नहीं आता होगा, ठीक है?
होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि है ना, ये चैप्टर में से पूरा मैं ये तो भूल गया कि उसमें कौन-सा 8.1% था या फिर कौन-सा परसेंट था, मैं परसेंटेज भूल चुका हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वही चीज़ अपन को शॉर्ट नोट में लिखनी है जो बार-बार अपन भूल जाते हैं, कि अपन को एक टाइम पहले रिवाइज़ करने में हेल्प करेगी। ठीक है? ये चीज़ें हो गई। शॉर्ट नोट उसे ही कहते हैं, और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन, अब लास्ट में बायोलॉजी की बात आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम ये चीज़ होती है, प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद में उसके जो एनसीईआरटी पढ़ो, इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ो। पता है, बायोलॉजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी फेवरेट थी। उसमें क्या होता था कि जो पूरी सीक्वेंस रिएक्शन दी हुई, नेम रिएक्शन, वो सब रट लो, उसके बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे। अगर आपने एक बार रट लिया ना, वो उसका सीक्वेंस रट लिया, तो आपको अगली जो उसकी अलग टाइप की बनी हुई होगी ना, तो भी आपको समझ आ जाएगी। उसका एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा कर लो, एक बार उसको रिएक्शन को रट लो, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ईज़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा था। ठीक है? अब आगे बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी तो भाई भगवान हो गई अपने लिए। ठीक है? नीट वाले अगर बायोलॉजी में 360 प्लस ला रहे हैं, सॉरी 360 में से 330 प्लस ला रहे हैं, 360 ला रहे हैं, तो यार बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है? 360 में से 330 प्लस, या फिर अभी तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि भाई अगर अपन टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं, 360 में से 360 लाना बहुत ज़रूरी। कैसे लाएँ, क्या करें, रिवीजन कैसे करें, पूरा चैप्टर पढ़ने में तो मेरा दिन निकल जाता है, क्या करूँ मैं समझ नहीं आता। देखो, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। अगर आपने पहले एक बार चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, एक बार चैप्टर रीड कर लो और फिर उसके क्वेश्चंस लगाने बैठ जाओ। जैसे आपने क्वेश्चन लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक का मेरे को ये वाला पार्ट जो है ना चैप्टर का, मुझे थोड़ा नहीं आता है, तो मैं उसको वापस जाके पढ़ लूँगा बाद में, या उसको मार्क कर लूँगा कि मेरे को ये बाद में पढ़ना है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो, कौन से लेवल पे हो, कौन से क्वेश्चन पे गलती कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई कि अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन की सबसे लास्ट में मैं एक ही बात बताना चाहूँगी कि अपन एग्जाम से पहले, मान लो कि नीट देने जा रहे हैं, एग्जाम में तो अपन को ये सारी सारी 11-12 सारी नॉलेज आके 3 घंटे में लगानी है। तो मैं एक दिन पहले, हफ्ते भर पहले रिवीजन कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मैं सब बता दिया मैंने। ठीक है? सबसे ईज़ी चीज़ हो जाती है। अब भी आपको महीने भर में 4 महीने, 3 महीने, जितने भी महीने बचे हैं, आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स में से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में से टाइम नहीं तो भाई बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रट डालो जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके। जब तुम पेपर दोगे ना, तो मेरी बात याद करोगे कि हाँ यार, ये तो सेम टू सेम एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी। हर क्वेश्चन में आप देखोगे कि यार अच्छा रहा मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, और जिसने नहीं पढ़ी होगी ना, वो सोचेगा कि यार काश मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता, ये तो उसमें था। ठीक है? मॉड्यूल्स हो गई अपनी, अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। और भी कोई डाउट हो, और भी कोई क्वेश्चंस हो, तो मुझे कमेंट में लिखना। जो भी प्रॉब्लम है, मैं कमेंट में हर बार रिप्लाई करती हूँ, हर एक जने का रिप्लाई करती हूँ। कोई भी, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो तो ऐसे प्रीवियस वीडियो में तो मैंने एक मॉक टेस्ट भी डाला हुआ था, जिसके लास्ट एक वीडियो के एंडिंग में एक पीवाईक्यू का मैंने 2013 का डाल रखा है। अगर उसके अभी तक आंसर किसी ने सॉल्व नहीं किया है शायद, तो उसके आंसर कमेंट में डालना। जितने भी रैंक आए, जिसकी जो भी आई है, मार्क्स आए हैं, वो बताना मुझे। ठीक है? जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताना। अगली वीडियो में जो भी तुम्हें हो, मैं पूरा स्ट्रेस फ्री करके छोड़ूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी से स्ट्रेस ले रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आ रही। रिवीजन करने की सबसे सिंपल टेक्निक बता दी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या नोट्स बनाओ जो आप एग्जाम से एक थोड़े टाइम पहले देख सको, जो चीज़ें आप भूल जाते हो। बाकी तो अपन को 3 घंटे बैठ के एक चैप्टर को इतना भयंकर याद करना है कि अगर मैं एग्जाम के 10 दिन बाद भी एग्जाम में पूछूँ ना, तो मेरे को वो टॉपिक में से वो चीज़ याद होगी, छोटी से छोटी चीज़। इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत अच्छे से होगा, सब कुछ होगा। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेके चलना है कि मेरे पास टाइम कम है, टाइम कम है। जितना टाइम है उसका यूटिलाइज करो, हर एक पॉसिबल सेकंड पढ़ना है अपन को। ठीक है? और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके।